इति षोडशकम नाम नाम। ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कली के जितनी भी कलमश है, कलमश मतलब बुराइयां, गंदगी, नाशनम, उसका नाश करेगा। नातः परोत्र उपाय, इससे पर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी इससे पर कोई उपाय नहीं। कलयुग के अंदर इच्छा होती है कि चलो अब यार कहीं पहाड़ में जाके रहते हैं, हाँ, वहीं से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पीस ऑफ माइंड, एकांत ढूंढते हैं। 2026 में का टोटल 1 आता है ना, इसमें एक नंबर और छुपा हुआ है, इसमें एक नंबर छुपा हुआ है 8 नंबर। 10% तेरे को हाइक दे दूंगा, 20% दे दूंगा, 1 का 3 कर दूंगा, इस तरीके की कोई ऑफर आ सकता है आपके पास। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो यार मैं बहुत टाइम से ना जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, तो जॉब स्विच का ये बहुत अच्छा समय है। आप जॉब स्विच कर सकते हो, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, नया घर ले सकते हो। अगर आपने पिछले साल कोई घर लिया है तो इस पर्सनल ईयर 1 में आप राधा नाम लेने के लिए, कलयुग के जीव उतने प्योर नहीं है। 7 नंबर क्या है? केतु है, वो थोड़ा सा इनर की तरफ जाना शुरू करता है। वो बाहर नहीं कि नहीं यार बहुत हो गया। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर का समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो जो बोलता है वो सही हो जाता है। ये रेमेडी कर ले तो ये हो जाएगा, और हो जाता है। 4 को सर लोगों ने ऐसा बना दिया है, बहुत ही डिफेम कर दिया है। 4 है तो राहु है, तुम तो मतलब मैंने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हैं। वो बेचारी उदास होंगी कि कृष्ण है ही नहीं, आए नहीं आज। तो जाके देखा तो भगवान वहां पे भी ऐसे ही वो देख रहे हैं हर जगह जाके, भगवान तो हर जगह बैठे हुए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द अय्यर शो। आपका एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम जो एपिसोड्स आपके लिए हमने अपलोड किए थे उसमें बहुत सारा प्यार मिला, स्पेशली जो न्यूमरोलॉजी के शोज़ होते हैं वो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत बार सवाल आप लोग का ये भी रहता है कि सिर्फ मूलांक के ऊपर आपने प्रेडिक्शंस दी है, लेकिन हमको पर्सनलाइज्ड पर्सनल ईयर के बारे में बताओ। तो आज हम हर एक ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए पर्सनल ईयर के बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अतुल निमई दास सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत अच्छी हूँ मैं सर। सर जैसे हमारी जो ऑडियंस है उनको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी समझने का या उनको अपने बारे में जानने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो लास्ट टाइम जब हम शो किया था तो वो एक रह गया था कि पर्सनल ईयर 2026 कैसा रहेगा। तो भाग्यांक, मूलांक तो हमने सुना है, ये पर्सनल ईयर क्या होता है सर? पर्सनल ईयर एक्चुअली जैसे कुंडली में आपने सुना होगा कि दशाएं अंतरदशाएं होती है। हाँ? कि अभी इस ग्रह की दशा चल रही है। दशा का मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज में टाइम बोलते हैं ना, यार इसका बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है अभी। तो टाइम को एस्ट्रोलॉजी में हम दशा बोलते हैं, अंतरदशा बोल लेते हैं। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में हम उस टाइम को एक्चुअली पर्सनल ईयर के नाम से जानते हैं। कि पर्सनल ईयर मतलब मेरा अपना वो साल किस नंबर को डिनोट कर रहा है, उस नंबर के अनुसार ही मेरा वो पूरा समय बीतेगा। ओके। तो सर जैसे मूलांक और भाग्यांक होता है तो उससे भी कैलकुलेशंस होती हैं, है ना? अब पर्सनल ईयर जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान के लिए हो जाता है जी, है ना? तो अब मेरा ये सवाल है सर कि हर साल को एक प्लैनेट के साथ हम रिलेट करके देखते हैं। जैसे 2025 गया, मंगल का हो गया, 2026 आने वाला है, सूर्य का हो गया। तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये साल इस प्लैनेट का होगा? देखिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्योंकि ज्योतिष जो है वो हमारी मदर ऑकल्ट है, हाँ, ओरिजिन है, वो हर चीज उसी से निकल के आई है। चाहे आप किसी भी साइंस को ले लीजिए, चाहे आप रेकी को पकड़ लीजिए, चाहे आप टैरो को ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष को ले लीजिए, ये सब एस्ट्रोलॉजी से ही निकला है। ओके। रेमेडीज और फिर अलग अलग ब्रांचेस निकल गए, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं वैसे ही ये एक शाखा है। और ग्रह जो है उन ग्रहों को अंक ज्योतिष के अंदर एक नंबर दिया गया है। ज्योतिष में ही बताया कि सूर्य जो है वो 1 नंबर से डिनोट होता है, चंद्रमा जो 2 से होता है, गुरु 3 से। इस तरीके से सारे नॉन प्लैनेट्स को
9 नंबर्स दिए गए हैं। हाँ। ओके, अब जैसे सर 2026 आने वाला है तो अगेन उसका टोटल जो है वो 1 आता है ना? तो 2026 का टोटल अगर हम करते हैं तो सूर्य का साल वो नजर आता है हमको, लेकिन अब वो मेरे लिए कैसे होगा या हमारे दर्शकों के लिए कैसे होगा, वो पर्सनल ईयर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। उसमें क्या होता है कि हमें अपना जो बर्थ ईयर है उस बर्थ ईयर को हमें यूज नहीं करना, सिर्फ अपनी डेट और मंथ लेना है, प्लस जिस साल के बारे में हम देखना चाह रहे हैं उस साल को लेना है। मतलब उनके बर्थ ईयर को हम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल ईयर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे 2025 वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल का मतलब सभी के लिए 2025 चल रहा है ना? तो वैसे ही 2026 है, 2026 एक यूनिवर्सल ईयर है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, कोई भी मान लीजिए 1 जनवरी और 1985 किसी का है। अब 1985 को हमें हटाना है, 1/1/2026 ये सारे नंबर्स लेने हैं। देन वी हैव टू ऐड, हमें सारे डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 6। तो 2026 का तो 1 आ ही रहा है, तो 1 + 1 + 1 तो टोटल 3 आ जाता है। तो ये जो 3 आया है ये पर्सनल ईयर है, यानी कि इस इंसान का जिसका जन्म 1 जनवरी को हुआ है उसका 2026 जो है वो पर्सनल ईयर के रूप में 3 है। यानी कि गुरु का नंबर से पूरा साल रूल होगा उस इंसान के लिए। अच्छा हाँ, तो मतलब 2026 भले ही सूर्य का साल है लेकिन पर्सनल ईयर हर इंसान का अलग अलग होगा। वो अलग आ सकता है, किसी का सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। अब ये तो समझ में आ गया कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करना है। अब सर ये जानना चाहूंगी मैं कि 1 से लेके 9 तक जो लोग हैं जिनके पर्सनल ईयर आ रहे हैं उनके लिए 2026 कैसा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पर्सनल ईयर 1 जो कि मेरा भी आता है, आई थिंक सो। आपका क्या है? 6 अप्रैल। ओके, लेकिन फिर 19 नहीं आपने आपका कहा कि 2 आ रहा है, आपका 2 आएगा। अरे बाप रे अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर्सनल ईयर जिनका 1 आ रहा है और उनके लिए 2026 कैसा होगा? तो 1 नंबर सूर्य का नंबर है। तो 1 नंबर क्या होता है कि एक नई शुरुआत को भी डिनोट करता है। जैसे हम जब भी गिनती की शुरुआत करते हैं तो 1 से करते हैं, यानी कि फर्स्ट एकदम इनिशिएट। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप कोई भी चीज इनिशिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो दिस इज द बेस्ट टाइम। और देखिएगा कि जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आएगा उसने कोई ना कोई, जैसे आपका 2025 1 रहा होगा, राइट? अगर 26 2 आ रहा है तो 25 1 रहा होगा। तो आपने जरूर कोई ना कोई नई चीज स्टार्ट की होगी। कुछ किया आपने? पॉडकास्ट आपने 25 में स्टार्ट किया। सो इनिशिएट हुई कोई भी नई चीज, शुरुआत हुई। या फिर आप कोई चीज कर रहे हैं उसमें आपने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। कि मान लीजिए मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, मैं कंसल्टेशन दे रहा हूं, 1 आया, मैंने कोर्स भी स्टार्ट कर दिया कि चलो मैं पढ़ाता भी हूं, या मैंने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। एनीथिंग रिलेटेड टू योर फील्ड और एनी अदर थिंग ऑल्सो, तो उसमें कुछ अलग भी हो सकता है। तो ऐसे ही 1 में नई चीज शुरू हो सकती है, आपके पास कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, कनेक्शंस आपके बन सकते हैं। क्योंकि 1 आ रहा है तो शायद आपको सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या करता है, थोड़ा ईगो भी दे देता है, तो ईगो भी बढ़ सकता है। तो हमको अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि भैया सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। हालांकि 1 ज्यादा पॉजिटिव ही देता है, नेगेटिव कम देता है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि आपको ईगो बढ़ सकता है, आपको इस तरीके के फीलिंग आ सकती है कि यार मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं कुछ हूं, है ना, एक जिसे कहते हैं ना हम्बलनेस, वो कम हो सकती है। तो हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए कि भैया ये हो सकता है, तो उसके लिए तैयार रहें। बाकी 1 आउट एंड आउट बहुत अच्छा है। अगर किसी को जॉब स्विच करना है उसके लिए अच्छा साल है। अगर वो प्रमोशन चाहता है तो अपने सीनियर से बात करे, उसे हेल्प मिलेगी कि वो देख रहा है कि यार काफी टाइम से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है, तो पर्सनल ईयर 1 आ गया ना, तो अब तू बात कर ले भाई अपने सीनियर से। या अगर आप सोच रहे हो यार मैं बहुत टाइम से ना जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, तो जॉब स्विच का ये बहुत अच्छा समय है। आप जॉब स्विच कर सकते हो, आप घर शिफ्ट कर सकते हो, नया घर ले सकते हो। अगर आपने पिछले साल कोई घर लिया है तो इस पर्सनल ईयर 1 में आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो। तो कई पॉजिटिव चीजें ये लेकर आता है पर्सनल ईयर 1।
ओके अब सर पर्सनल ईयर 2 जो कि मेरा भी आता है, ऐसे कहते हैं कि जो सर 2 नंबर होता है वो मून को रिप्रेजेंट करता है और 1 नंबर जो होता है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम अगर मोटा मोटा देखें तो चंद्रमा हमको शीतलता प्रदान करता है और सूर्य जो है वो गर्मी लेके आता है। तो ये तो 2 ऑपोजिट्स हो गए सर। इसमें हमें देखना पड़ेगा, जैसे अब आपका मूलांक क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ही का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, तो आपका जैसे मूलांक 6 है, ठीक है, तो 6 की रिलेशनशिप पर्सनल ईयर 2 से क्या है। हम सिर्फ पर्सनल ईयर 2 भी नहीं देखेंगे, जैसे मैंने पर्सनल ईयर 1 भी बताया, तो उसमें भी मूलांक भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मूलांक क्या आ रहा है। भाग्यांक थोड़ा सेकेंडरी है, इनिशियल जो प्राइमरी चीज होती है वो मूलांक होती है हमारी। तो मूलांक की उसके साथ कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, कितनी अच्छी दोस्ती है। तो जैसे आपका 6 है, तो 6 और 2 सिमिलर प्लैनेट्स हैं। एक्चुअली वीनस और मून क्या है, बिल्कुल शीतल हैं, अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, और उनका नेचर सेम है, सौम्य नेचर के हैं। 2 नंबर ब्यूटी को भी रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मूड को भी रिप्रेजेंट करता है, 6 नंबर भी वहाँ लग्जरी और उन सब। तो वो कहीं ना कहीं आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है शुक्र और। तो आपके लिए अगर मैं सिर्फ 6 मूलांक की बात करूं तो वो टाइम एक अच्छा जाने वाला है। बट अगर हम सिर्फ 2 की बात करें कि 2 पर्सनल ईयर क्या दे सकता है, तो 2 पर्सनल ईयर में रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, कुछ अच्छे नए कनेक्शंस बन सकते हैं जो आपको आगे ले जाएंगे। 2 पर्सनल ईयर में, जैसे मैंने एक के लिए कहा था कि नई चीज आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो या आप करोगे ही। 2 में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो अगर आप होल्ड करके रख सकते हो उस पर्टिकुलर चीज को कि ठीक है यार मैं अगले साल करता हूँ, तो अगले साल में फिर आप कर सकते हो, वो बेटर है। अगर आपको करना ही है तो फिर हमें और डीप कैलकुलेशन में जाना पड़ता है, फिर पर्सनल मंथ कैलकुलेट करें कि ठीक है 2 पर्सनल ईयर तो है, पर उसमें पर्सनल मंथ कौन सा पकड़ सकते हैं हम। तो उसमें फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको दिखवाना किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा। बट मोटा मोटा ये है कि हाँ 2 के लिए 2 भी एक अच्छा साल माना जाता है, बुरा साल नहीं माना जाता। उसको बहुत ज्यादा बोल दिया गया है कि चंद्रमा का साल है, चंचल होता है, ओवरथिंकिंग में पड़ सकते हो बिल्कुल आप। वो चीजें होती ही होती है जनरली। मैं आज वैसे ही बात करूं तो अगर हम एक सर्वे करें कि कितने लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि 90% लोगों का निकलेगा कि वो ओवर थिंकर्स हैं। करेक्ट। चाहे उनके 2 हो डेट ऑफ बर्थ में, चाहे उनका मूलांक 2 हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द टाइम हैज चेंज्ड नाउ, टाइम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे कहते हैं ना कि देश काल परिस्थिति भी हमें देखनी चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा ये जो टाइम है इसमें सोशल मीडिया का समय है। ये सोशल मीडिया का जो टाइम है वो इतना ज़्यादा फास्ट मूविंग है कि वी कैन नॉट रेजिस्ट, हम रेजिस्ट नहीं कर पाते। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास और इतनी जल्दी आ जाती है कि इतनी सारी चीज़ें पता लग गई। सो माइंड इज नॉट स्टेबल, वो वैसे स्टेबल नहीं है, वो रुक नहीं पा रहा कहीं पे। पहले क्या होता था, ठीक है कभी कभार एक मौसी जी का फोन आ गया, मौसी जी से हालचाल पूछ लिए, तो अरे उनकी थोड़ी देर बात करी, उसके बाद हर इंसान अपने काम में लगा हुआ है। सिर्फ आप 4-5 लोगों के बारे में जानते हो जो आपकी फैमिली वाले हैं, या आपके 2-4-5 जो फ्रेंड्स हैं उनके बारे में आपको पता है, बाकी देश दुनिया की आपको कोई ऐसा खबर नहीं है। अखबार में जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। पर आज का टाइम चेंज हो गया, तो ओवर थिंकिंग तो एक बेसिक सी वो चीज हो गई। पर हाँ, चंद्रमा का एक नेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता। एक ग्रह का जो नेचर है वो तो वैसा ही रहेगा। तो चंद्रमा का नेचर क्या है, चंद्रमा का नेचर है वो डेली चेंज होता है। 15 दिन बढ़ता है, दिन 15 दिन घटता है। तो एवरी टाइम, इसलिए 2 नंबर वालों को कह देते हैं यार बड़े मूडी होते हैं। तो 2 नंबर पर्सनल ईयर ये भी ला सकता है कि आपके लिए चेंजेस ला सकता है पूरे साल, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो किसी भी चीज की हो सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है। चंद्रमा कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट कर देता है। फूड हैबिट्स आपकी चेंज हो सकती है कि अभी आप कुछ खा रहे हो, नहीं यार अब मैंने बिल्कुल, कुछ होता है ना कि लोगों को बहुत पनीर पसंद होता है कि यार पर ना अब 2 महीने से ना पनीर खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब मैं स्प्राउट्स ले रहा हूँ, अब मैं ये ले रहा हूँ, अब मैं ये खा रहा हूँ, थोड़ा हेल्दी की तरफ चला गया, या हेल्दी था मैं इधर चला गया। इससे मैं थोड़ा रेजोनेट करती हूँ सर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे चाट और ये जब जितनी भी जंक फूड होता है, मतलब मैं प्रॉपर इंडियन पंजाबी cuisine बहुत पसंद करती हूँ। बट अभी मेरा ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मुझे खुद भी फील हो रहा है कि नहीं यार अब थोड़ा हेल्दी खाना चाहिए। तो हाँ, वो जो 2 के बारे में आपने बोला कि
थोड़ा सा मतलब जो रेसिस्टेंस टू चेंज है वो आपका बढ़ सकता है। हाँ, तो वो पॉजिटिव है। तो हमें सिर्फ ये देखना है, जिसका पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उन्हें सिर्फ ये देखना है कि जो पॉजिटिव चेंज आ रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ नेगेटिव चेंज लग रहा है अपने अंदर, बिकॉज आप अपने आप को आप जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो अगर आपको लगता है कोई नेगेटिव चेंज आ रहा है तो इमीडिएटली उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अदरवाइज वो आपको आगे, क्योंकि अगली साल आपका 3 आने वाला है, तो वो गुरु जब आ जाएगा, तो अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव आपने इस साल डेवलप कर लिया, तो गुरु वहां पर आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअली में आपको दे सकते थे, क्योंकि आपने नेगेटिव चीजें इतनी इकट्ठी कर ली है कि उसको वॉश आउट करने में ही पूरा साल निकल जाएगा आपका। ओके, तो दिस इज, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं ना सर कि सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल होती है, उतरनी बहुत आसान होती है। हाँ। तो जो प्रोग्रेस होता है वो भले आपको धीरे धीरे मिले, लेकिन जब आपको कुछ चीज लूज करनी होती है तो 2 सेकंड का काम होता है, नुकसान हो जाता है। और पेड़ बड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं, पर काटने में 5 मिनट भी नहीं लगते उसको। करेक्ट। अच्छा चलिए सर, अब बढ़ते हैं हम पर्सनल ईयर 3 की तरफ, कि जिनका 3 है उनके लिए 2026 कैसा होगा। 3 गुरु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है और एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग जो एजुकेशन फील्ड में हैं ऑलरेडी, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। क्रिएटिविटी वाले लोगों के लिए साल बहुत अच्छा हो सकता है। जो एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ लेक्चरशिप का कोई एग्जाम दे रहा है, या कोई ये जो प्रोफेसर वाला जो एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसमें बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फाइनेंस को भी कहीं ना कहीं जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, या जैसे बैंक पीओ हो गया, या बैंकिंग सेक्टर में आप कुछ कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप कुछ कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हो। थर्ड, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, ऑकल्ट को भी कहीं ना कहीं 3 नंबर थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट करता है। तो उस फील्ड में भी अगर आप हो तो उसमें भी बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो। ओके सर, जैसे जुपिटर को ऐसे भी बोलते हैं कि एक्सपेंशन लेके आता है, तो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या एक्सपैंड करता है जुपिटर? एक्सपेंशन वो एक सेंस में कि आप अभी जो काम कर रहे हो उसमें आप और कितना उसको डाइवर्स कर सकते हो अपनी फील्ड को। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि मैं अभी कंसल्टेंट हूँ, अब मैं मान लीजिए मैंने कोर्स भी शुरू कर दिया, फिर मैंने पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया, फिर मैंने मान लीजिए एड्स रन करना शुरू कर दिया, तो मैंने और अपने आप को फैला लिया, या मैंने अपने सेंटर्स स्टैब्लिश कर लिए, मैंने अपने 4 जगह ऑफिस स्टैब्लिश कर लिए कि चलो ठीक है, जयपुर में तो ही मैं दुबई भी चल जाता हूँ, बॉम्बे भी चला जाता हूँ, मैं दिल्ली में भी एक कर लेता हूँ। मतलब डाइवर्सिफिकेशन लेकर आता है आपके जॉब के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर, पर्सनल लेवल पे भी ला सकता है कि आपने मान लीजिए आप एक रेगुलर रूटीन में जा रहे हैं, 3 पर्सनल ईयर आया, चलो यार जिम भी ज्वाइन कर लेता हूँ, अब मेरे को थोड़ा ना टाइम मिलने लगा शाम को, या सुबह मेरी थोड़ा सा टाइम मिलने लगा, मैं जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं रनिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, या मैं साइकिलिंग करने शुरू कर देता हूँ। तो कुछ अपने पर्सनल लेवल पे भी, या मेरी फ्रेंड सर्कल मान लीजिए बढ़ गई है, तो या मैं बढ़ा लेता हूँ कि अरे यार उससे बात करते हैं, चलो मिलना शुरू करते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सोशल सर्कल बढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो, क्योंकि सारी चीजें माइंड से रिलेटेड है, चाहे कोई भी पर्सनल ईयर हो, वो पहले थॉट आता है, फिर वो एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो आपके थॉट्स ही ऐसे आने लग जाएंगे कि मैं ये कर लेता हूँ। और जब कभी आपका ऐसा पर्सनल ईयर आएगा ना, तो आप अपने आप को रोक भी लो। जैसे 7 की अगर हम बात करें, 7 की वैसे करते बात, पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 7 नंबर क्या है, केतु है, वो थोड़ा सा इनर की तरफ जाना शुरू करता है। वो बाहर नहीं कि नहीं यार बहुत हो गया, बहुत पार्टीज हो गई यार, अब मैं पार्टीज में नहीं जाऊंगा 3 महीने तक। होता है ना कई लोग, तो उनकी इच्छा होती है कि चलो अब यार कहीं पहाड़ में जाके रहते हैं, वहीं से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, पीस ऑफ माइंड, एकांत ढूंढते हैं। तो ये इसका एक्चुअल में ये मीनिंग है। ओके, अब सर सबसे बदनाम नंबर की बात कर लेते हैं जो कि 4 है। 4 को सर लोगों ने ऐसा बना दिया है, बहुत ही डिफेम कर दिया है। 4 है तो राहु है, तुम तो, मतलब मैंने बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हैं कि अगर आपका रूलिंग प्लैनेट राहु है तो आप दारू से बचिए, आप जुए से बचिए। वो तो सबको ही बचना चाहिए कि 4 वाले सिर्फ क्यों बचे। लेकिन एनीवेज, क्योंकि पर्सनल ईयर हम 4 की बात कर रहे हैं सर, तो उनके लिए 2026 कैसा रहेगा? उनके लिए अच्छा रहेगा, बुरा नहीं है, क्योंकि 2026 का टोटल 1 आता है, और 1 और 4 जो है न्यूमरोलॉजी में सेम फैमिली माने जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वैसे देखा जाए तो सूर्य का साल उनके लिए बुरा नहीं होगा।
पर पर्सनल ईयर की जो बेसिक ट्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। वो ये होता है कि कोई किसी भी तरीके का इम्पल्सिव डिसीजन अगर आपने ले लिया तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट का आया मौका, कोई आपका दोस्त आया, उसने कहा यार मैं ना अब ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ या मैं वेल्थ मैनेजमेंट करता हूँ, 2 महीने में 10% तेरे को हाइक दे दूंगा, 20% दे दूंगा, 1 का 3 कर दूंगा, इस तरीके के कोई ऑफर आ सकता है आपके पास। तो आपको उसके लिए तैयार रहना है कि नहीं, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। अगर करूंगा भी तो पूरी एनालिसिस के बाद, पूरी स्टडी के बाद, 4 लोगों से डिस्कस करके। नहीं तो दिमाग में बजना चाहिए वो गाना, गोलमाल है भाई साहब, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 4 नंबर का इम्पैक्ट ही यही होता है कि वो आपको सोचने का टाइम नहीं देता, वो एकदम से क्लिक करता है आपको और एकदम से आप डिसीजन ले लेते हो और फिर आप उसमें फंस जाते हो। तो फंसने के बाद भी अगर कभी आप फंस भी जाओ तो ये मत सोचो कि यार मेरे को कुछ नुकसान हो गया, ट्राई टू टेक आउट सम पॉजिटिव कि मैं इससे क्या सीखा। एक्चुअली लोग सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव हो गया तो हो गया, उसको आप रोक नहीं सकते। कई बार कहते हैं ना कि डेस्टिनी भी है आपकी। अब आप पैदल जा रहे हो, चलते चलते पैर मुड़ गया, टूट गई हड्डी, एंकल फ्रैक्चर हो गया, हो चुका है आपके साथ तो हो गया तो हो गया, अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते ना। पर आपने क्या सीख ली उससे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यार जब मैं वॉक कर रही हूँ तो आई शुड बी मोर कॉशियस। हाँ, और हील्स पहनना बंद कर दो। हाँ, कैल्शियम का इंटेक बढ़ा दो। हाँ, उसका इंटेक बढ़ाओ। आप रोड पे वॉक कर रहे हो तो हील्स नहीं पहन। करेक्ट। अच्छा सर, जैसे सूर्य, अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य एक देवग्रह होता है और राहु एक राक्षस ग्रह होता है। हाँ। तो ये दोनों फिर कैसे इनकी कंपैटिबिलिटी बैठी? बेसिकली दोनों का जो नेचर है ना, वो नेचर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला है। 1 नंबर वाला भी सोचता है कि यार मैं मतलब आई कैन डू इट। 1 नंबर में क्या होता है कि जैसे हमने स्कूल में कभी देखा होगा कि मैम ने बोला कि बेटा उस क्लास से जाकर डस्टर लेके आओ। हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि डस्टर खो गया, टूट गया, फट गया, तो मैम बोलती थी कि डस्टर लेके जाओ, कि तुम जाओ। तो हमको ही लगता था मैम इसको ले जाऊं क्या साथ में, है ना। अकेले जाने में वो तो 1 नंबर वाला ऐसा नहीं करता, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, वो इनिशिएटर है। 4 नंबर वाला भी ऐसे ही होता है। तो वो भी आउट ऑफ द बॉक्स है, रिबेलियस है, अलग थिंकिंग है उसकी। जैसे एक स्क्वायर होता है तो उसकी एक दीवार ये है, तो एक दीवार, जैसे 4 लोग बैठे हैं और 4 नंबर वाला होगा ना, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज पे बात हो रही है कि इंडिया साउथ अफ्रीका से क्यों हारी, तो सब इंडिया वालों को 3 लोग गाली दे रहे होंगे, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ये क्या करेगा, नहीं नहीं इसमें ऐसा था, एकदम अलग व्यू पॉइंट रखेगा, जस्ट टू हैव अ ब्रेन स्टॉर्म कि यार तुम नेगेटिव ही क्यों देख रहे हो, पॉजिटिव भी तो देखो। यार ड्यू आ गई थी, ड्यू में क्या कर लेगा, तू कर लेता अच्छी बॉलिंग, मतलब वो अलग एंगल से देखता है चीजों। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इन दोनों को सेम फैमिली का, सूर्य सेम फैमिली का, न्यूमरोलॉजिकली। ओके ओके ओके। आप सर बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर जिनका 5 आता है, उनके लिए 2026 कैसा होगा? 5 एक अच्छा नंबर है, मर्करी का नंबर है, वन ऑफ द लकीएस्ट हम उसको मानते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। ग्रिड में भी, लोशो ग्रिड में भी वो सेंटर का नंबर है, बैलेंस देता है लाइफ के अंदर। तो जैसे 1 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, जब भी ये पर्सनल ईयर्स आते हैं तो आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खुलती है आपके लिए। 5 नंबर एडवेंचर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा जैसे ही 5 आया ना तो उसको फीलिंग आने लग जाएगी, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं या कोई ट्रैक पे चलते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। क्यूरियस भी होते हैं, बहुत क्यूरियस भी होते हैं, और साथ के साथ उनमें क्या होता है कि सोशल सर्कल बढ़ाने का उनको बहुत ज्यादा शौक होता है। तो जैसे ही 5 आएगा ना, आप खुद देखोगे कि आपका मन करेगा कि यार मैं अपने सोशल सर्कल को और ज्यादा बढ़ाऊं, इंक्रीज करूं, थोड़े से और लोगों से मिलना शुरू करूं। मिलेंगे तो काम मिलेगा, और होता भी है कि जब आप ज्यादा लोगों से मिलते हैं तो काम भी आपके पास आना शुरू हो जाता है। जितने लोग आपको जानेंगे उतने ही लोग, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंसल्टेंट हूँ तो मुझे जितने ज्यादा लोग जानेंगे उतने वो लोग क्यूरियस भी होंगे। 50 लोगों से मिलूंगा तो 10 लोग क्यूरियस होंगे, अरे यार ये क्या चीज है। पर अगर मैं मिलूंगा ही 10 लोगों से तो उसमें से तो 1 या 2 लोग ही मिल पाएंगे मुझे। तो वो होता है कि 5 नंबर एक्चुअल में जो जिसको एक्सपेंशन हम मानते हैं वो 5 नंबर है, कि पर्सनल ईयर 5 आपका एक्सपेंशन का साल होता है। ओके ओके। अब सर पर्सनल ईयर 6
कैसा रहेगा 2026 वालों के लिए? 6 नंबर वालों के साथ तो ये है कि जो पर्सनल ईयर अगर 6 आ गया तो आप समझ लो कि उनका ये पूरा साल मोस्टली फैमिली फ्रेंड्स इनमें जाने वाला है। उनको उन्हीं के साथ रहना भी पसंद होगा, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गेट टुगेदर्स रखें फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि चलो पापा को बोल दिया कि चलो पापा मम्मी आप बुआ के चल के आते हैं, बुआ से मिला के लाता हूँ आपको। उनका ये रहता है कि 6 का इम्पैक्ट यही है, क्योंकि 6 नंबर वैसे हम लग्जरी और वो सारी चीज़ें बताते हैं, वो फैक्ट है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है 6 नंबर वालों के साथ कि वो फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। बिना फैमिली के उनसे रहा नहीं जाता, नहीं भैया चाहिए, फैमिली चाहिए मुझे। और कम्युनिकेशन का भी नंबर है 6 नंबर। तो जब कम्युनिकेशन 6 नंबर पर्सनल ईयर आएगा आपकी लाइफ के अंदर, तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी एनहांस कर देगा। लोगों से जब आप बात करोगे तो इम्पैक्ट आएगा। होता है ना कई बार कि हमने किसी से बात की पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपने बहुत सोचा समझा एनालिसिस करके बात करी पर इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। और कई बार होता है आपने बोल दिया, 2 लाइन ही बोली, पर यार क्या बात कह दी यार आपने, तो कहाँ से आई वो चीज़? तो वो कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टेशन है, जो नेचर है, प्रकृति कि आपका वो समय चल रहा है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर का समय बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो जो बोलता है वो सही हो जाता है। ये रेमेडी कर ले तो ये हो जाएगा, और हो जाता है। और जब बुरा चल रहा होता है तो वो चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसके प्रिडिक्शन सही बैठते ही नहीं है। तो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनका वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे 45 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और 25 साल बाद मुझे ये लगा कि हाँ अब मैं कुछ जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ओके। तो कुछ लोगों की तो एज भी नहीं होती 25 साल या 45 साल, और वो क्लेम करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम सब बता देंगे सब कुछ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद देखिए 12 घर हैं कुंडली के अंदर। एक बार कुंडली तक सीमित रखते हैं, पर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, कुंडली तक सीमित रखते हैं। एक कुंडली है, कुंडली में 12 घर हैं, 12 घर में 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं मेन जो हमारे मानते हैं हम, 7 प्लस राहु केतु। अब नाउ कैलकुलेट दी combinations, permutation combination, 12 into 12 into 9, it adds up to 1296। तो 1296 कॉम्बिनेशंस हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक कि कोई याद भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बुक में कुछ लिखा है वो रिजल्ट दे ही नहीं रहा कुंडली के अंदर। कि किसी ने लिख दिया कि जी गुरु जो होता है वो दूसरे घर में ये रिजल्ट देता है, पता लगा आपने कुंडली देखी, यार इसके तो दूसरे में ये रिजल्ट दे ही नहीं रहा, बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट दे रहा है। तो ये जो साइंस है ये एक्चुअली में प्रैक्टिस की साइंस है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा डिटेल्स चेक करोगे, जितनी ज़्यादा आप उसमें उसको मतलब स्टडी करोगे केसेस को, उनसे आप ज़्यादा चीज़ें समझ पाओगे इन कंपैरिजन टू किताबें। क्योंकि कोई लिखने वाला भी कितना लिख देगा और करने वाला भी कितने स्टडी कर लेगा। करेक्ट। ये जो साइंस है ना, ये मतलब 100% आप नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकते। कुछ चीजें हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जैसे 6 के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 6 वाला भी अगर कोई भी नंबर, कोई भी पर्सनल ईयर चल रहा हो, उसके 100% वही रिजल्ट्स आएंगे। ये कोई प्रॉपर वो चीज नहीं है, आप 100% नहीं कह सकते। मतलब गारंटी नहीं है इस चीज की, उसमें बहुत सारी बाकी चीजें भी ऐड हो जाएंगी, ऐड होती है बहुत सारी, पर मेजरली दशा चल रही है, किसका कौन सा ग्रह किस तरीके का असर दे रहा है, बिल्कुल ये सारी चीजें। क्योंकि सिर्फ न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती, एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली वो वहीं से निकल के आई ये सारी चीजें। तो चाहे कोई भी पर्सनल ईयर चल रहा हो, बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी है, क्या प्लस है क्या माइनस है, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि एफर्ट्स ही हैं जो आप कर सकते हो। कोई भी हाँ, और क्या ही कर सकते हैं, बिल्कुल, और कुछ हम कर नहीं सकते। ये लोग समझते नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। आप लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाइडेंस ले सकते हो। हर इंसान को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हमें भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हम भी लेते हैं, बट पूरा उन पे डिपेंड हो जाना वो गलत है। आप अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा जोर कर लो, ज़्यादा जोर लगाओ, और वो आपको देगा। जब आना होगा चीज़ें अपने आप निकल के आनी शुरू हो जाएंगी। ओके।
अब चलते हैं सर 7 नंबर के पर्सनल ईयर की तरफ, उनके लिए 2026 कैसा होगा? 7 और 1 अगेन एक न्यूट्रल टाइप का कॉम्बिनेशन है, तो उनके लिए ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, समय ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 वालों के साथ बेस्ट ये चीज़ रहती है कि आप जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। 7 पर्सनल ईयर में देखा गया है ऐसा कि जो लोग ऑकल्ट के बारे में जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, जैसे ही 7 पर्सनल ईयर आया उनका इंटरेस्ट फ्लो करने लग जाएगा ऑकल्ट की तरफ। कहीं से भी रील घूम के आ जाएगी, वो देखेगा और अटक जाएगा क्योंकि उसी के बारे में कुछ कह रहा होगा उस समय। तो ये समय इस तरीके से काम करता है कि इमीडिएटली आपको अरे यार देखा उसने, अब जैसे ही आपने थोड़ा देख लिया तो एल्गोरिदम को पता लग जाएगा कि इसको ये ठीक लग रहा है, फिर और 2-3 भेजेगा, फिर वो और देखेगा, देन फिर उसको और क्यूरियोसिटी होगी, फिर वो यूट्यूब पे भी जाएगा, फिर बड़े वीडियोस देखना शुरू करेगा, क्योंकि वो साल ही ऐसा है, वो नंबर ही ऐसा है। तो हर नंबर का अपना एक इम्पैक्ट जरूर होता है। जैसे सर 7 नंबर वालों का ऐसे भी कहते हैं कि उनका ना इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, क्या ये सही है? हाँ, 7 नंबर वालों को इंट्यूशन मिलती है, बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस मिलती है। ओके। क्यों होता है ऐसा? केतु राहु ये 2 छाया ग्रह। हाँ, अगर हम पौराणिक कथा में जाते हैं तो राहु जो है वो सर है, हाँ, और केतु जो है बॉडी, वो बॉडी है, धड़ है। अब जो धड़ है जिसके पास ना आंखें हैं, उसके पास 5 सेंसेस में सिर्फ एक ही सेंस है, वो है टच। ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो सूंघ सकता है, ना सुन सकता है। हाँ। तो टच वाला आदमी जो होगा वो कैसे चलेगा? उसका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंट्यूशन बनने लग जाएगा, वो इंट्यूशंस पे चलता है कि हाँ कोई है। जैसे जो ब्लाइंड होते हैं जो लोग, उनके साथ क्या होता है कि वो उनकी इंट्यूशंस पे चलते हैं। लकड़ी से पता लग जाएगा, लकड़ी से भी चल रहे हैं या वैसे भी हैं तो कुछ आवाज़ हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो उनको आइडिया होने लग जाता है। उसी तरीके से तो इसलिए 7 नंबर की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, स्पेसिफिकली जिनका भाग्यांक 7 होता है, क्योंकि भाग्यांक जो होता है वो हमारा इनर सेल्फ को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। तो वो हमेशा उसको एक इंट्यूशन देता रहता है कि यार ये चीज़ मत कर या ये चीज़ कर ले। फिर बाद में वो अपनी मैनिपुलेशन करता है, दिमाग का तो काम ही है, ये माइंड का तो काम ही है। पर जब वो काम गलत हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो फिर वो रियलाइज करता है यार पहली इंट्यूशन जो थी ना वो सही थी। हाँ, पहले यही आया था कि यार ये नहीं करना या ये करना है। सर इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए भी कोई शास्त्रों में मदद या कोई डायरेक्शन लिखा हुआ है? मेडिटेशन, अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से ही आप उसको डेवलप कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप मंत्रा, इसमें मंत्रा चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करोगे उतनी ज़्यादा प्योरिफिकेशन होगी। इट डिपेंड्स अपॉन प्योरिफिकेशन। अब कुछ लोग तो पुराने अपने कर्म लेके आते हैं, तो एक पर्टिकुलर चीज़ जो जिस इंट्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर प्योरिटी की ज़रूरत होती है वो उनके साथ पिछले जन्मों से कैरी हुई है। बट अगर आप इस जन्म में अगर करना चाह रहे हो, आपकी नहीं है इंट्यूशंस, तो यू हैव टू गेट इनटू चैंटिंग। जितना आप मंत्र जप करोगे उतनी आपकी प्योरिफिकेशन होगी। मंत्र जप में कलयुग के अंदर जो सबसे अच्छा मंत्र है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। मुझे तो खुद को ऑलमोस्ट 13 साल हो गए मैं जप करता हूँ। 2012 में मैंने शुरू किया था, उससे पहले भी किया था बट वो टूटा फूटा था। कंटिन्यूटी जो बनी है वो 2012 से है। तो 2012 से मैंने करना शुरू किया, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और शास्त्रों में भी दिया गया है कि जब कलयुग आया तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने पूछा कि भाई आप, कलयुग आ गया। ही वॉज वेरी टेंस। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि अरे कलयुग आ गया भाई, प्रभु कलयुग आ गया और कृष्ण भगवान तो चले गए अपनी लीला समाप्त करके, द्वापर खत्म हो गया, वो गए तो सारे मंत्रों का फल, व्रतों का फल, तपस्याओं का फल सब कुछ अपने साथ लेके चले गए वो तो, अब इनका भला कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम। ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कली के जितनी भी कलमश है, कलमश मतलब बुराइयां, गंदगी, नाशनम उसका नाश करेगा। नातः परोत्र उपाय, इससे पर और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी
इससे पर कोई उपाय नहीं है कलयुग के अंदर। अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्र होते हैं, पर कलयुग में स्पेसिफिकली ये हमारे कली संतरण उपनिषद में मेंशन्ड है ओके कि आप ये मंत्र करो। कली संतरण उपनिषद इज फ्रॉम द टॉप 11 उपनिषद। ओके सर, जैसे किसी की डेथ भी होती है तो उनको जब शमशान घाट लेके जाते हैं तब भी हरे कृष्णा ही बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है सर कि बाकी सारे मंत्रों में इसी मंत्र को बोल के ले जाया जाता है? क्योंकि देखिए हर युग के अंदर अलग अलग मंत्र दिए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसमें राधा रानी का नाम भी है, कृष्ण का नाम भी है और राम का नाम भी है। राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं है, एक इनडायरेक्ट नाम है जो चाहिए होता है। मतलब एक होता है ना कि जैसे कई बार मेरी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये लेटर दे दो आप, इस लेटर भी मेरे बराबर ही काम करे कुछ सिचुएशंस में। तो कलयुग में, और दूसरी चीज़ क्या है, राधा नाम लेने के लिए कलयुग के जीव उतने प्योर नहीं है। सुखदेव गोस्वामी भी ने भी नहीं लिया राधा रानी का नाम जब उन्होंने भागवतम पूरा बोला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते थे राधा रानी का नाम लेते ही कि वो मूर्छित हो जाते थे, मतलब बेहोश हो जाते थे, इतने ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते थे। तो कलयुग में क्या किया कि उसको सेट कर दिया कि आप हरे बोलो ना। हरे का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबके चित्त को जो हरता है वो हरि है। भगवान श्री हरि को हम क्या बोलते हैं, ये सबके चित्त को हर लेते हैं। और हरि का भी जो चित्त हर लेता है उसको बोलते हैं हरा। तो वो है राधा रानी। तो जब आप हरा को बोध करते हो, जैसे आप अम्बा देवी को जब बोध करोगे तो अम्बे बोलते हो, तो जब आप हरे को बोध करते हो तो वो हरे बोलते हो। तो हरे कृष्ण इस तरीके से। अच्छा, एक और सर इसी से सवाल निकल के आता है। अभी न्यूमरोलॉजी में हम वापस से आ रहे हैं पर्सनल ईयर में, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए, क्योंकि हम राधा कृष्ण की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि कृष्ण जी की जो पत्नी है उनके बारे में उतनी ज़्यादा बातें नहीं होती जितनी कृष्ण जी की प्रेयसी के बारे में या राधा जी के बारे में होती है? तो सर ऐसा क्यों होता है कि जिन्होंने धर्म के अग्नि के फेरे लिए धर्म के अनुसार, उनकी उतनी बातें कृष्ण जी के साथ नहीं होती जितनी कि उनकी प्रेयसी के साथ होती है? देखिए एक्चुअली में क्या है कि राधा रानी और रुक्मणी देवी हैं या उनकी और भी जितनी भी वाइफ्स हैं, उसमें एक्चुअली में कोई भेद, उनमें कोई भेद नहीं है। दे ऑल आर एक्सपेंशंस ऑफ राधा रानी। ओके। देखिए भगवान कृष्ण का एक नाम क्या है, रसराज। तो वो अलग अलग रस को भी चखते हैं कि मुझे सारे रस देखने हैं। हम भी अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हम अलग अलग रस चखते हैं कि मुझे ये भी देखना है, मुझे दोस्त भी बनाने हैं, मेरे को फैमिली भी चाहिए, मुझे फॉरेन भी घूमने जाना है, अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं। तो उसी तरीके से तो वो भगवान कृष्ण के अंदर है वो चीज़, इसलिए हम में है क्योंकि हम उनके अंश हैं। बट क्योंकि हम अंश हैं तो हमारी लिमिट है। भगवान अनलिमिटेड है इसलिए उनकी वो अनलिमिटेड है। पर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने 16,800 रानियां है आपकी। तो हमारे एक वैष्णवाचार्य उन्होंने क्वेश्चन किया कि ठीक है, पर मुझे आप ऐसा कोई इंसान दिखाओ कि सारे के सारे 16,800 रानियों के साथ एक समय पर हर रानी के साथ प्रेजेंट हो, ऐसा कौन है? वो कृष्ण है, उनके अलावा कोई नहीं। क्योंकि नारद जी के साथ हुआ भी था कि वो जब गए तो उन्होंने देखा कि चलो देखता हूँ आज भगवान क्या लीला कर रहे हैं रुक्मणी जी के साथ। तो देखा तो बैठे हैं कुछ कुछ कर रहे हैं, चलो उनको देख के आता हूँ। वो बेचारी उदास होंगी कि कृष्ण है ही नहीं, आए नहीं आज। तो जाके देखा तो भगवान वहां पे भी ऐसे ही वो देख रहे हैं हर जगह जाके, भगवान तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो ये चीज जनरल लोग नहीं समझते, बिकॉज ये एक्चुअली में हमको लगता है स्पिरिचुअलिटी जो है वो फ्लैट है। फ्लैट नहीं है, इट हैज लेवल्स, बहुत लेवल। जैसे पढ़ाई के लेवल है ना, नर्सरी से लेकर पीएचडी या उससे भी ऊपर, तो उसी तरीके से आध्यात्म में भी अलग अलग लेवल। तो ये टॉप लेवल की साइंस है जो हम समझ नहीं सकते। भगवान का बेडरूम है, तो भगवान के बेडरूम में आप किसी के जाओ कमरे में, घर में गए और मैं बेडरूम में घुस गया सीधा, मैं आपके घर आऊं सीधा बेडरूम में चला गया, सर कहाँ जा रहे हो?
ये तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं पहले जानूंगा, दोस्ती होती है, उसके बाद आप जाते हो। मतलब मैं अपने दोस्त के भी तभी जा सकता हूँ जब वो मेरा दोस्त है। हाँ, करेक्ट। ठीक है ना। तो जब तक एक रिलेशन स्टैब्लिश, आपने भगवान से रिलेशन तो अभी स्टैब्लिश ही नहीं किया और सीधा बेडरूम में घुसना चाहते हैं, तो क्या होगा? लात पड़ेगी आपको। इसीलिए भगवान, और भगवान क्योंकि सम है, गीता में भगवान ने बोला है कि मैं सम हूं सबके लिए, सिर्फ अपने भक्तों से मैं थोड़ी सी पार्शियलिटी करता हूं। तो जो भगवान को मानता नहीं है वो सम है उसके लिए। तो अगर वो नहीं मानना चाहता तो भगवान उसको ऐसी इंट्यूशंस देते हैं जिससे उसकी नास्तिकता और बढ़े। भगवान का ये नेचर है। भगवान, भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्यों को वान करता है वो भगवान कहलाता है। 6 ऐश्वर्य मुख्य बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर। कौन से सर? उसमें संपूर्ण ताकत, ठीक है, कि सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है वो, सारी ताकत ही उनसे आती। इतने ग्रह टांग रखे हैं हवा में। संपूर्ण धन, सब कुछ उनका है। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? उन्हीं की पत्नी है, विष्णु जी की। हाँ, जो कि अवतार, हाँ, कृष्ण जी। तो लक्ष्मी जी के टूटे हुए कंगन से सारा भौतिक जगत चल रहा है। ये शास्त्रों में आता है कि उनका कंगन टूट गया था तो उन्होंने फेंक दिया ऐसे भौतिक जगत में। रे बाप रे। तो उससे सारा भौतिक जगत चल रहा है और सब सोच रहे हैं ये मेरा पैसा, ये मेरा पैसा है। तुम्हारा कुछ नहीं है, वो उधर से आया है। संपूर्ण ज्ञान, आप देख लो जितने भी फिलोसफर्स हैं, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु बोलते हैं, वो घुमा फिरा के गीता की ही बात करेंगे। सब कुछ गीता से लिया है उन्होंने। गीता के बाहर आज तक कोई नहीं बोल पाया क्योंकि कुछ है ही नहीं गीता के बाहर। वो किसने दिया? भगवान ने। संपूर्ण यश, मतलब उनसे ज्यादा आप देखो ना, जो उनसे जुड़ जाता है वो भी यशस्वी हो जाता है। आज रावण क्यों फेमस क्यों है? राम जी की वजह से। हनुमान जी क्यों है? राम जी की वजह से। कंस क्यों है? राम जी की वजह से। तो कोई भी कैसे भी जुड़ जाए उनसे। संपूर्ण सौंदर्य, उनसे सुंदर कोई है ही नहीं, सारी सुंदरता ही उनसे आ रही है। एंड द 6th वन इज पूर्ण वैराग्य, रिनंसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो, आई विल गिव यू द पावर। ठीक है, जाओ। मेरी भक्ति करना चाहता है, आई विल गिव यू द पावर, भक्ति कर भाई। होता है ना। जो अब मैं अगर आपको बताऊं, आज मैं 7 साल मंदिर में रहा, पिछले 10-12 साल से मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आई नो कि मुझे क्या पावर मिलती है जब मैं भगवान के नामों का जप करता हूं, जब मैं भगवान की सेवा करता हूं, अर्चना पूजा करता हूं, तो मुझे क्या पावर मिलती है मैं जानता हूं। तो भगवान ने मुझे भी पावर दी और भगवान ने नास्तिकों को भी पावर दी। जब वो कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, नहीं है, तो भगवान उनको आइडियाज देते हैं। आप बात करो किसी नास्तिक से, वो ऐसे ऐसे आपको तर्क देगा, आप सोचोगे यार बात तो सही है। वो कहाँ से आ रहा है? वो भगवान दे रहे हैं उसको। भगवान कह रहे हैं गीता में कि मुझसे विस्मृति और स्मृति आती है। तो सारी नॉलेज तो वो दे रहे हैं आपको। तो वो इतने बड़े वैरागी हैं कि वो किसी चीज से अटैच नहीं है। तुम ये करना चाहते हो तो तुमको वो दिया। तो ये एक जबरदस्त चीज है भगवान के नेचर के बारे में। ओके, अब कमिंग बैक टू द पर्सनल ईयर, सर के पास इतना ज़्यादा नॉलेज है ना कि आप जब अध्यात्म की बात करते हो ना, तो एक सवाल से जो उत्तर निकलता है उस जवाब से 2 और सवाल निकल जाते हैं। तो ना ये एक तरीके का लूप है, जिससे अभी मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन क्योंकि हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं इसलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। हालांकि उस पर भी हम एक शो बनाएंगे। आपके सवाल हैं तो ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट्स में, हम उसको कंसिडर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर पर्सनल ईयर 8 कैसा रहेगा 2026 वालों के लिए? 8 शनि का नंबर है। 8 नंबर भी राहु के नंबर की तरह बड़ा मिसअंडरस्टूड नंबर है। हाँ। 8 नंबर मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं मुझे क्यों उसको देखकर एक फीलिंग आती है कि यार ये बहुत कुछ दे सकता है। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलसम रहती है। वो किसकी नहीं रहती। बहुत कम लोग हैं जो नहीं, पर कोई बहुत हायर लेवल पे भी उसको अलग लेवल के स्ट्रगल उसको अलग लेवल का स्ट्रगल। ऐसे बोलते हैं सर कि जिसके पास पैसा नहीं होता उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रगल होता है कि मुझे पैसा कमाना है। लेकिन जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसके पास बतेरे ट्रबल्स आ जाते हैं, क्योंकि जो पैसा लेकर आता है वो बहुत सारी मुसीबतें भी लेके आता है। तो 8 नंबर बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल ईयर 8 इज अ वेरी गुड ईयर
उसमें आपको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसमें आपके नए बड़ी अथॉरिटीज से आपके रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं। 7 और 8 दोनों ही पर्सनल ईयर्स में अगर आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो सॉल्व हो जाएंगे, या तो आप जीत जाओगे या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो क्लियर ऑफ हो जाएंगे, आपको वो एक टेंशन हट जाएगी। 8 पर्सनल ईयर के अंदर आपको एक जिसे बोलते हैं ना कि मनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मनी का एक नया एस्पेक्ट, एक आयाम शुरू होगा, एक नया सोर्स डेवलप हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपको सेविंग्स आप बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट के आपको और नए आइडियाज आ सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जहाँ आप इन्वेस्ट करो तो आपको आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके सर, ऐसे बोलते हैं कि जो सूर्य है उन्हीं के पुत्र हैं शनि, तो सूर्य 1 नंबर, अब शनि 8 नंबर। हाँ, तो फिर ऐसे भी तो लोग बोलते हैं कि इन दोनों की नहीं पड़ती है, वो क्या है सर? आपस में वैसे मैं मानता हूं कि सूर्य और शनि को एक दुश्मन ग्रह की तरह देखा जाता है, एनिमी प्लैनेट्स बोला जाता है कि ये आपस में एनिमी है। और 8 पर्सनल ईयर, जैसे मैंने आपको बोला पहले भी कि जब पर्सनल ईयर आता है तो वो अपने इम्पैक्ट जरूर देता है। अब वो किस लेवल पे आपको इम्पैक्ट देगा वो डिपेंड करता है। अगर हम इसको यूनिवर्सल ईयर से कंपेयर करते हैं कि यूनिवर्सल ईयर तो 1 है, पर्सनल ईयर मेरा 8 है, आपस में दोनों फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है, तो जो इम्पैक्ट 8 नंबर दे सकता था वो उतने इम्पैक्ट शायद ना दे। यहां पर अब ये आ गई ये चीज, तो मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। 2026 में का टोटल 1 आता है ना, इसमें एक नंबर और छुपा हुआ है, इसमें एक नंबर छुपा हुआ है 8 नंबर 26। हाँ, 25 में जाते हैं अपन। 25 का टोटल कितना आता है? 7 आता है, केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं 2025 में स्पिरिचुअलिटी बढ़ी है कि कम हुई है? बढ़ी है सर, बहुत बहुत बढ़ी है। यूथ, मैं खुद ही स्पिरिचुअल हो गई सर। इतने सारे शोज मेरे, हाँ, सारे स्पिरिचुअलिटी में ही देखेंगे आप, मैक्सिमम 90%। यूथ देखो आप, अगर पार्टीज की तरफ बढ़ा है तो इधर भी बढ़ा है, दोनों तरफ बढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर ही बढ़ा है, पार्टीज भी बहुत होती हैं और मैंने देखा भी है, बट स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ी है। अगर हम बात करें आज की जयपुर के अंदर कुछ कैफेज भी में सत्संग तक होने लगे हैं, सत्संग इन द सेंस गिटार और उन पे लेकर यूथ भजन कर रहा है। दे आर गिविंग अ न्यू डायमेंशन टू सत्संग, टू कीर्तन, टू भजन्स। तो वो 7 नंबर जो छुपा हुआ है ना, उसने अपना काम किया है। तो अब 2026 में क्या है, 8 का भी इम्पैक्ट है, तो वहां से 8 पर्सनली वालों को सपोर्ट मिलेगा। और 8 का काम क्या होगा बता देता हूँ सबको, ध्यान से रखना। जिन्होंने 2025 में गलत काम किए हैं, किसी को धोखा दिया है, किसी के साथ बदमाशी की है, किसी का पैसा खा गए, प्रॉपर्टी खा गए, कुछ भी अगर नेगेटिव उन्होंने काम किया है तो वो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब 26 में 8 शनि आने वाला है। शनि जज है, जज का काम क्या होता है? इंसाफ करना। इंसाफ करना। आपने गलत किया, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप 26 को गाली मत देना, वो आपके कर्म है उल्टे वाले जो आपको मिलेगा। तो 26 में एक ये चीज भी आने वाली है, कर्म के साथ कर्मा आएगा अब। हाँ, वो आपको देगा अगर आपने अच्छा किया है, आपने स्पिरिचुअलिटी की है, पॉजिटिव चीजें की, आपको पॉजिटिव भी मिलेगा। पॉडकास्ट में बहुत सारा एफर्ट डाला है तो आपने जो एफर्ट्स किए हैं आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ओके अच्छा, अब पर्सनल ईयर सर 9 जिनका है उनके लिए 2026 कैसा होगा? 9 अगेन फ्रेंडली नंबर टू 1। 9 एक ये जो 1 से लेकर 9 की साइकिल है, ये 9 में जाकर एक तरीके से कंप्लीट होती, कल्मिनेट हो जाती है। 9 पर्सनल ईयर के पॉजिटिव्स ये हैं कि इसमें आपको फेम मिल सकता है, सूर्य के साथ कनेक्शन बन रहा है तो इसमें आपको फेम मिलने के चांसेस हैं। इसमें आपको बेटर ये रहेगा, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, पर पहले आप पुराने कामों को सल्टा लो कि मेरे पुराने 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यार, पहले मैं इसको करता हूँ। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो उसको एक बार आप रोक के रख सकते हो कि नहीं, पहले मुझे पुराना काम कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आखिरी साल है, आखिरी पर्सनल ईयर है, फिर आपका वापस से 1 आने वाला है अगले साल। तो इस साल में आपको पुराने जो जितने भी काम चल रहे हैं, पुरानी जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसको आप खत्म करने की कोशिश करो। नया कुछ करना है, उसकी प्लानिंग कर सकते हो आप।
कि मैं प्लान करता हूँ, इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ये करना है वो करना है, प्लानिंग कर सकते हो। और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप स्टार्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, बट इट्स बेटर कि फिनिश ऑफ योर प्रीवियस थिंग्स, उसको पहले आप कंप्लीट कर लो। 9 वाले पर्सनल ईयर में एक दो नेगेटिव चीज़ें ये है कि अगर आप रिलेशनशिप को संभाल के नहीं रखोगे तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आपका सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, क्योंकि ये पर्सनल ईयर कई बार दे देता है। कई बार होता है कि डेथ वगैरह भी किसी घर में देखने को मिल सकती है। ऐसा 100% नहीं है, बट अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई चल रहा है तो हो सकता है पर्सनल ईयर आपका 9 चल रहा है तो उसका इम्पैक्ट उस पर्सन पे जा सकता है। ओके सर, एक बात तो इससे समझ में आती है कि जब हमने मूलांक के ऊपर जो दूसरा एपिसोड बनाया था उसकी जो रीडिंग्स थी वो बिल्कुल अलग हैं पर्सनल ईयर से। बहुत बार होता है ना, लोग मूलांक तो देख लेते हैं कि अगर मेरा मूलांक 1 है तो मेरे लिए 2026 कैसा होगा, है ना, लेकिन पर्सनल ईयर अगर आपका 1 है तो आपके लिए 2026 कैसा होगा, ये हो सकता है कि आपको एक नया नैरेटिव मिले। वही मैंने सुना अभी आपसे। तो ऐसे ही सर बोलते हैं कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक अक्षर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसा क्यों होता है सर कि जब भी किसी का नाम हम लेते हैं, जो पहला अक्षर होता है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक को फ्रेम करने में मदद करती है, या अमूमन जो चीज़ें देखी गई हैं। तो जैसे ए नाम के जो अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक ऑन एन एवरेज कैसा देखा गया है सर?